नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और कार्यक्रम में आज चर्चा होगी उस अंतरिक्ष मिशन की जिस पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्य के मिशन यानी आदित्य L1 की। तो इसरो कामयाबी का एक और इतिहास लिखने को तैयार है। चांद को फतह करने के बाद इस बार सूरज की बारी है। आदित्य L1 मिशन पूरी तरह से तैयार है। इसरो ने भी अपनी कमर कस ली है और अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतजार कल यानी 2 सितंबर का है जब दिन में 11:50 पर PSLV C-57 एक बार फिर अनंत आकाश की अपनी मंजिल पर जाने के लिए उड़ान भरेगा। एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ होंगी। आदित्य L1 मिशन धरती से 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके उस जगह पर पहुंचेगा जहां से वो सूरज पर होने वाली तमाम घटनाओं को न सिर्फ बेहद नजदीक से देखेगा बल्कि उनका अध्ययन भी करेगा। तो इस पूरे मिशन के बारे में और भारत की इस अंतरिक्ष यात्रा में अलग अलग जो पड़ाव आ रहे हैं, अलग अलग जो मुकाम आ रहे हैं, तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मेहमानों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेवनली बॉडीज, उसके बीच में अगर आप थर्ड बॉडी रखते हैं तो वो बॉडी जो है उसके मोशंस को फील नहीं करेगी। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होंगी वो बैलेंस आउट हो जाती हैं। ऐसे 5 पॉइंट होते हैं। तो जो L1 पॉइंट है वो सूरज और धरती के बीच में पड़ता है। तो जैसे अगर आप वहाँ पे एक सैटेलाइट डाल देते हैं तो वो सूरज के चारों तरफ जाएगा और उसके लिए कोई इक्लिप्स नहीं होगा क्योंकि बीच में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है जो सन को पूरा ब्लॉक करे। जैसे धरती पे रहते हैं आप तो चंद्रमा आता है बीच में ब्लॉक कर लेता है। तो you don't have any eclipsing because the satellite is going to be at L1 point and therefore you get the 24/7 observation for sun. 23 अगस्त को जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रमा 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, उसी पर पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि चांद के बाद अब अगला लक्ष्य सूर्य है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये मिशन क्या और कैसे अध्ययन करेगा, इस पर नजरें टिकी हैं। लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पहले लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, उसके बाद ये रोटेट करेगा अर्थ के चारों ओर और थर्सडे के थोड़ा थोड़ा करके इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा के फिर फाइनली इसको प्लेस किया जाएगा L1 पॉइंट में। इसलिए आदित्य L1 नाम है इसका। ये ग्रेविटेशन न्यूट्रल पॉइंट है। टोटल ये L1 to L5 5 पॉइंट रहता है इसका। चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो का शौर्य मिशन ये साबित कर देगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के पटल पर भारत का सितारा बुलंद है। फिलहाल इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बस इंतजार है स्पेस सेक्टर में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे देश का चेहरा उम्मीदों से खिला हुआ है। सबकी निगाहें अंतरिक्ष पर टिकी हुई हैं और श्रीहरिकोटा जहां से सूर्ययान को लॉन्च होना है, आदित्य L1 को लॉन्च होना है, अब 11:50 कल दिन का इंतजार है जब हमारा ये मिशन सूर्य की तरफ कूच कर जाएगा। चलिए मेहमानों से परिचय आपका करा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट मनीष पुरोहित जी। इसके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे प्रोफेसर पीडी सहारे जी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सुप्रियकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, स्पेस फिजिसिस्ट। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सहारे सर का रुख करना चाहूंगा। सहारे सर, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोगों के जहन में सवाल यह आता है कि जो काउंटडाउन है इसके दौरान किन किन पैरामीटर्स को परखा जाता है, क्या क्या टेस्टिंग होती है लॉन्च से पहले?
जब काउंटडाउन अभी शुरू हो गया होगा, तो जब काउंटडाउन शुरू है तो उसमें जो जो पेलोड्स हमारे लगे हैं, क्या वो सही काम करेंगे, उसका जब भेजने से पहले वो सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो रॉकेट लगे हैं उसका भी टेस्टिंग इसका मतलब कि पहले जो हम उसमें जो जिस समय पर इग्नाइट करना है और वो जो हमने अलगोरिथम या जो उस पर कंप्यूटर में सारा प्रोग्राम फीड किया है, क्या वो सही तरह से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी बातों का जो है अभी इसरो में उसका टेस्टिंग शुरू हुआ होगा। और इसी को आप जो कह रहे हैं काउंटडाउन टेस्टिंग, तो वो अभी हो रहा है। मैं सीधे मनीष का रुख करूंगा। मनीष जी, आप ये जो काउंटडाउन फेज है, एक प्रकार से कहा जाए लॉन्च से पहले का फाइनल फेज है, सबकी निगाहें और सब लोग यही दुआ करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ तमाम पैरामीटर्स पर सब कुछ खरा उतरे, उसके बाद गो है। 26 जनवरी की परेड होती है जी, उसमें एक होती है रिहर्सल जी, फिर होती है फुल ड्रेस रिहर्सल और फिर होती है 26 जनवरी की परेड जी जी। हमने ड्रेस रिहर्सल कर लिया है, फुल ड्रेस रिहर्सल का काउंटडाउन चल रहा है, सब कुछ किया जाएगा। ये माना जाएगा कि मान लीजिए हम लॉन्च कमिट कर गए, तो क्या क्या पैरामीटर्स पहले सीक्वेंस से आखिरी सीक्वेंस तक है सारे चेक किए जाएंगे जी। मिशन कंट्रोल के ऊपर पूरी टीम बैठी हुई है, जो लॉन्च व्हीकल को पढ़ रही है, जो स्पेसक्राफ्ट जो पेलोड है उसको पढ़ रही है, इसके वाइटल्स देखे जा रहे हैं। जैसे आप ये मानिए कि इंसान को हॉस्पिटल में रखा हुआ तो उसके वाइटल्स होते हैं ना, जो 24/7 देखे जाते हैं जी जी जी। तो वैसे इसके वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं, इसके जो सेंसर्स हैं, इसके अंदर जो कैलिब्रेटेड यूनिट्स लगी हुई हैं, हर चीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा है कि अगर कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हम उसको अगर करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट कर दें। ऐसा न हो कि एन मौके पे हमें फिर कोई डिसीजन लेना पड़े जो कि हमारे लॉन्च को खतरे में डाल दे। जी, मैं एक एग्जांपल से अपने दर्शकों के सामने यहाँ पे बात को और सिंप्लीफाई तरीके से समझना चाहूंगा कि जब शादी होती है, शादी जिस दिन है, नेक्स्ट डे शादी, उससे एक दिन पहले लोगों को रात को नींद नहीं आती, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तैयारी, ये तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया, तमाम चीजें हम करते हैं। ये जो काउंटडाउन फेज है, इसमें जो पूरी टीम जुटी है इस मिशन के साथ, आपने कहा कि 24 आवर्स लगातार उसको नोटिस किया जाएगा, पैरामीटर्स को देखा जाएगा, जांचा परखा जाएगा। तो जो साइंटिस्ट वहां पर रहते हैं, जो टीम मेंबर्स वहां पर रहते हैं, उनका पूरा रूटीन क्या रहता है इस दौरान, और कैसे वो क्या वो घर भी नहीं जाते, और क्या वो वहीं पे उस समय स्टेशन कमांड सेंटर में ही मौजूद रहते हैं? देखिए, ऐसा रहता है कि मतलब आप जाना चाहो तो शिफ्ट खत्म होके चले जाओ, लेकिन नहीं जाते, नहीं जाते। मतलब देखिए, वो तो ऐसा नहीं कि आप बंद चुके हैं ना, आप उससे ये तो देखिए एक वैसा रिलेशन हो जाता है कि अब तो ये जब तक लॉन्च ना हो जाए हम तो हिलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, शिफ्ट होती है, जैसे कोई की मॉर्निंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, शिफ्ट चेंज होती है, बट देन इफ यू डोंट वांट टू गो तो आप वहां पे रहिए, देखिए, मॉनिटर करते रहिए और आपके जो कलीग आ रहे हैं उनकी मदद करिए। कुल मिला के देखिए, बड़ी बड़ी आपने स्क्रीन देखी होगी ना जो चंद्रयान 2 के टाइम पे थी, उन स्क्रीन पे डेटा कंटिन्यूअसली रन करता है, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट, सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर 7 से 8 अलग अलग छोटे पार्ट्स होते हैं, इसके सब पार्ट्स। ऐसा एक लॉन्च व्हीकल पूरा है जो पीएसएलवी जो है अपना वर्क फोर्स है, उसके जो है तकरीबन 55 या 56 लॉन्च हुए हैं और उसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा, सबसे कामयाब रॉकेट है इसरो का वो। हम सीधे यहां पर सुप्रियो सर का रुख करना चाहेंगे। सुप्रियो सर, आदित्य L1 इस मिशन का नाम दिया गया है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि आदित्य तो हो गया सूर्य, L1 ही क्यों? L1 जो लैंग्वेज पॉइंट है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। कहता है उस इलाके के अंदर वो जो पूरा एरिया है उसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन L1 ही क्यों? ये लोगों के जहन में इस समय सवाल है। हाँ, एक्चुअली मिशन स्टार्ट हुआ था आदित्य 1 जी, फिर इसी को मॉडिफाई किया गया आदित्य L1 जी। L1 L स्टैंड्स फॉर लैग्रेंज पॉइंट जी। ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं जब 2 बॉडी सिस्टम होता है, यहाँ पे सन है एंड अर्थ है, एंड दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जी। तो 2 बॉडी सिस्टम में 5 पॉइंट फिक्स पॉइंट होते हैं, उसी को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं जी। दिस इज एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट, और एक्चुअली एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे जी। उन्हीं के नाम पे ये रखा गया, लुई लैग्रेंज। हाँ जी। ये जो 5 पॉइंट, फॉर एग्जांपल अभी हम L1 की बात कर रहे हैं, L1 मींस ये जो 3 पॉइंट्स सूर्य एंड पृथ्वी के अंदर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे है जी जी जी। एंड ये L1 है, नजदीक पॉइंट है, L2 इज ऑल्सो नजदीक जी, बट L1 का लोकेशन सूर्य एंड पृथ्वी के बीच में है जी, एंड ये पृथ्वी के नजदीक है जी। 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है जी जी। एंड दिस इज जस्ट 1% ऑफ द टोटल 100% डिस्टेंस टू सन। सन से काफी दूर है जी।
यहाँ पे जो पॉइंट का महत्व यही है कि 3 फोर्सेस काम करते हैं। एक अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है, एंड सन के भी ग्रेविटेशनल पुल, एंड देन देयर इज ए सेंट्रीपेटल फोर्स। तीनों मिला के वो बैलेंस होते हैं। तो जो पॉइंट के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन होगा, तो हमारा जो सैटेलाइट आप भेजेंगे वो जाके उसी सर्कुलर मोशन में उसी के ऊपर वो रोटेट करेगा। एंड इस पॉइंट पे आपका कोई ब्लॉकेज नहीं है, मतलब एक्लिप्स होगा, कुछ भी होगा, सन 24/7 आपको दिखाई देगा। जी, इसको हेलो ऑर्बिट क्यों कहा जाता है? मतलब उसी ऑर्बिट को, हाँ, जी, इसको क्यों कहा जाता है? इसको उसी ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। हेलो होलीनेस भी कहते हैं लोग जी। एंड ये मान के चलते हैं जो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। हमारा डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ, इफ इट इज अलाइव देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम और अदर, बट होलीनेस मतलब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन के मायने ये कि मतलब ना तो ग्रहण दिखेगा, हाँ, कोई मतलब किसी प्रकार के विजन में कोई दिक्कत नहीं है, पृथ्वी भी साफ नजर आ रही है, सूर्य भी साफ नजर आ रहा है, आपको डाटा 24/7 मिल जाएगा जी। इसी को हेलो ऑर्बिट कहते हैं जी। अब मैं सहारे सर का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। सहारे सर, अब लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मिशन के, क्योंकि कोई भी अंतरिक्ष का मिशन उसकी स्टेजेस होती हैं, उसके चरण होते हैं, पहला चरण ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इसको कितने चरणों में बांटकर देखा जा सकता है इस पूरे के पूरे मिशन को? और कहा जा रहा है कि 4 महीने का समय अपनी कक्षा में जाने, यानी L1 जो उसकी कक्षा है वहां तक जाने में इसको लगेगा। पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा? नहीं, जब ये अब लॉन्च किया जाएगा कल जी, तो वो सीधा L1 पॉइंट पर ही जाएगा जी, और उसके बाद में जो धीरे धीरे उसका जो ऑर्बिट है वो उस पर ऑर्बिट पर उसको ऐसे सेट किया जाएगा जी। तो अभी जो है वो L1 पॉइंट पर जाकर के वहां से फिर जो है धीरे धीरे वो घूमना ऐसा शुरू करेगा। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है तो वो जो है हमेशा उस ऑर्बिट में घूमता रहेगा ऐसे, और वो डेटा जो है कलेक्ट करता रहेगा। चलिए, मैं मनीष का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पृथ्वी की निचली कक्षा, उसके बाद एक क्रूज फेज का भी जिक्र हो रहा है, वो क्रूज फेज को बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम बता दीजिए, और फिर आप ये जो मॉडल लेकर आए हैं इसके जरिए जरा इस पूरे मिशन को समझाएंगे। देखिए, जो कल लॉन्च होगा तो अपन लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपने आदित्य को रखेंगे, पार्क कर देंगे वहां पे। फिर थ्रस्टर जो होता है, एक थ्रस्टर है इसके अंदर, थ्रस्टर को फायर किया जाएगा। चंद्रयान के जैसा सिचुएशन होगा। तो चंद्रयान में अपन ने क्या किया था ना, अपन ने थ्रस्टर फायर किया था पेरिजी पे। पेरिजी यानी वो वाला पॉइंट जब हम धरती के पास में होते हैं, वहां पर जब हम थ्रस्टर फायर करते हैं तो हमें थोड़ा स्पीड में इंक्रीमेंट ज्यादा मिलता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो हमें डेल्टा ज्यादा मिलता है, तो हम थ्रस्टर फायर करेंगे और फिर ऑर्बिट को बढ़ाएंगे। ऐसे हम 3 या 4 मनूवर करेंगे और ऑर्बिट को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऑर्बिट बहुत ही इलिप्टिकल, अंडाकार होता चला जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब हम वापस थ्रस्टर को फायर करेंगे और हमारा आदित्य जो है वो निकल पड़ेगा उस ट्रेजेक्ट्री पे जिधर उसको सूरज की साइड जाना है। तो थोड़ी देर तक तो वो अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा। एक पॉइंट के बाद वो अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा, यानी अब वो अर्थ की पकड़ से आउट हो गया और वो सूरज उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा। वो हो गया क्रूज फेज। जब हम उसका सर्टेन ड्यूरेशन को ट्रेवल कर लेंगे तो वहां पर एक मनूवर फिर से होगा जिसमें आदित्य को फिर से रीअलाइन किया जाएगा, जिससे कि वो इट शुडंट, मतलब वो सूरज पे जाके एंड अप ना हो जाए या फिर सूरज के चारों तरफ नहीं घूमना है। तो उसको वहां पर थ्रस्टर फायर करके एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मनूवरिंग करके इसको हेलो ऑर्बिट में डाल देंगे, L1 के चारों तरफ घुमाएंगे। अब L1 पॉइंट ऐसा, जैसे मान लीजिए आप अगर सूर्य हैं और मैं अर्थ हूं, आप भी खींचे मैं भी खींचूं, लेकिन आप में ताकत बहुत ज्यादा है। भाई सूरज जो है उसमें 13 लाख धरती आ सकती है, तो आप में ताकत ज्यादा। आप सूरज जो है धरती के मुकाबले 3,33,000 गुना मास में ज्यादा है, तो आपका पुल ज्यादा रहेगा मेरे से। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जहां पर ये एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए मैं कार में जा रहा हूं और मैं कार में बैठा हुआ हूं और मेरे को इधर झटका लगा, तो बताइए कार किधर मुड़ी? क्या बता सकते हैं? अगर मैं यू गिरा हूं तो कार किधर मुड़ी? तो आप बोलेंगे कार ने यू टर्न मारा होगा। यानी जब टर्न लगता है तो एक और फोर्स लग रहा है। तो जब मेरे को आदित्य को मैंने सूरज और धरती के बीच में रख दिया, लेकिन ये तो पूरा फ्रेम घूम रहा है ना, तो आदित्य पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जिसको। तो ग्रेविटी उसको ऐसे बैलेंस करेगी सूरज की और धरती की कि वो उस ऑर्बिट में घूमेगा। अब ये ऑर्बिट बहुत बड़ी होती है, इन ऑर्बिट का जो साइज है डायमीटर वो 6 लाख से 13 लाख किलोमीटर। एक चीज आपने बताया कि एक सीमा के बाद आदित्य L1 को कंट्रोल किया जाएगा,
तो ये कंट्रोल कैसे होगा जब ये बूस्टर से अलग होगा? तो ये कंट्रोल कैसे वो प्रक्रिया क्या रहेगी? नहीं, अपन अपने थ्रस्टर्स को फायर करेंगे। अच्छा। ये अपना ग्राउंड कंट्रोल होगा। ओके। ये जैसे चंद्रयान में नहीं था, फिर अपन चांद पे जाके डी बूस्टिंग करी थी। तो एक तरीके से मान लीजिए डी बूस्ट करके इसको हेलो ऑर्बिट में डाल देंगे अपन। ओके। ये कंट्रोल अपना होगा, ये वेल कैलकुलेटेड होगा, इट विल बी वेल कैलकुलेटेड। चलिए, मैं सारे सर का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। सारे सर, अब लोगों के जहन में आमतौर पर यह होता है कि सूरज में तो बहुत तपिश है, बहुत उसका तापमान है, करोड़ों डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान होता है, मिनिमम तापमान भी 5000 डिग्री से ज्यादा वहां पर होता है। तो ऐसे में आदित्य सूर्य के अंदर सूर्य की जो पूरी की पूरा सूर्य है उसमें क्या क्या अध्ययन करेगा, किन किन पॉइंट्स का अध्ययन करेगा और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस वहां पर इसकी रहेंगी? जब आदित्य वहां पर आपके L1 पॉइंट पर जाएगा और हेलो ऑर्बिट में वो जो ऑर्बिट करता रहेगा, तो ये आदित्य इटसेल्फ एक ऑब्जर्वेटरी है। तो ऑब्जर्वेटरी का मतलब ये हुआ कि हम वहां से जो भी लाइट या जिस तरह की ऊर्जा निकल रही है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब जो ऊर्जा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो आंखों को दिखने वाली लाइट है वो तो विजिबल लाइट कहते हैं। उसके बाद में पैराबैंगनी लाइट आती है जिसको यूवी लाइट कहते हैं। उसके बाद में आता है एक्सरे, फिर हार्ड एक्सरे, उसके बाद में कॉस्मिक रेज, और यहाँ पर जो सूरज में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है तो उसकी वजह से वहां से अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स और बाकी न्यूक्लियर पार्टिकल्स भी निकलते रहेंगे। तो इसीलिए इस ऑब्जर्वेटरी में ऐसे अलग अलग तरह के पेलोड्स, जिसको हम कहेंगे सरल भाषा में कि अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं कि जो वहां की जो लाइट आएगा या जो भी ऊर्जा आएगा कि उसका स्पेक्ट्रम लेकर के उसका विश्लेषण करेंगे। तो इसमें एक तो फोटोस्फीयर में जो है कि विजिबल लाइट रहेगा, क्रोमोस्फीयर में यूवी लाइट रहेगा, उसके बाद में जहां से वो पार्टिकल्स आएंगे, और उसके साथ साथ क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और किसी भी तरह के सूरज में चाहे स्टॉर्म आए, चाहे सोलर फ्लेयर्स आए या इसी तरह के कुछ भी वहां पर होता है तो उससे ये सारा जो लाइट मिल रहा है या मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है या और तरह के पार्टिकल्स है तो इसमें भी उसके साथ जो है चेंजेस आएंगे, उसके परिवर्तन आएगा। और ये सारा परिवर्तन वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पेलोड जो लगे हैं वो वहां पर रिकॉर्ड करके पृथ्वी पर उसका डेटा भेजेंगे और यहाँ पर आकर के उसका विश्लेषण होगा और उसमें जहां जहां भी जिस इवेंट में जिस तरह की घटनाएं होती है वो रिकॉर्ड होगी। देखिए, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो सूर्य के साथ पृथ्वी का गहरा नाता माना गया है। हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य ग्रहण को बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, उसके बारे में तमाम तरह की जिज्ञासा हमारे मन में होती हैं। लेकिन अगर विज्ञान के नजरिए से इस रिश्ते को समझा जाए, मैं सुप्रियो सर से यहाँ पर जानना चाहूंगा कि अगर विज्ञान के नजरिए से इस रिश्ते को समझा जाए तो जो पार्टिकल्स सूर्य से आते हैं पृथ्वी की तरफ, क्या वो सभी पार्टिकल्स पृथ्वी को इफेक्ट करते हैं? क्या वो सभी पार्टिकल्स पृथ्वी का जो पृथ्वी की लेयर है उसको भेद पाते हैं या कहीं फंसकर रह जाते हैं? उन पार्टिकल्स का प्रभाव पृथ्वी पर क्या रहता है? एक्चुअली सूर्य इज अ नेचुरल लेबोरेटरी है। हमारा जो लेबोरेटरी जो इंस्टीट्यूशंस में होते हैं उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं, बट यहाँ पे सूर्य नेचुरल लेबोरेटरी है, काफी सारा चीज हो रहा है। तो हम ये जो अभी जो सैटेलाइट को भेज रहे हैं उसी से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसी में एटमॉस्फेरिक सोलर एटमॉस्फेयर को भी देखेंगे, मैग्नेटोस्फीयर को स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे एंड काफी सारे 7 पेलोड्स है। उसी में से 4 पेलोड है आपका रिमोट सेंसिंग का। तो इसी में से आप जो पूछे जो काफी सारा पार्टिकल, कॉस्मिक पार्टिकल्स, कॉस्मोलॉजी से हम कॉस्मोलॉजी में कहते हैं काफी सारा पार्टिकल्स, एंड ये जो पार्टिकल है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कुछ नॉन फंडामेंटल है। ये जो पार्टिकल हाई एनर्जी से आते हैं एंड हमारा अर्थ के ऊपर काफी सारा लेयर्स भी है, कुछ प्रोटेक्ट, कुछ फिल्टर भी हो जाते हैं। तो अभी हम काफी सारा न्यू डिटेक्शन, न्यू रिसर्च ये सब हम देख पाएंगे, कर पाएंगे। सो ये इसका स्टडी एक हो सकता है, एक है कि कोरोनाग्राफी, एटमॉस्फेरिक सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, फिर वेरियस पार्टिकल जो आ रहे हैं उसी को स्टडी करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी करना, ये सब होगा। एंड काफी सारा न्यू डाटा मिलने वाला है हमें, रिसर्च में हर चीज में ये प्रोग्रेस होने वाला है। सीधे मनीष जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। मनीष, आपसे 2 बातें समझनी। ऐसी भी आवाजें उठी जब चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर लैंड कर गया, कहने वालों ने यह भी कहा कि
एक तरफ भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ ऐसे मिशन, इस पर सवाल उठे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आम आदमी का इस मिशन से क्या लाभ है, क्या फायदा है, एक आम आदमी इससे कैसे प्रभावित हो सकता है या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आपने इस मॉडल के जरिए हमें बूस्टर्स के बारे में बताया, पेलोड्स के बारे में बताया, एक स्टिक में यहां पर देख रहा हूं, क्या ऐसी ही कोई स्टिक, ऐसा ही कोई उपकरण इस मॉडल के साथ भी जाएगा, इस हमारे यान के साथ भी जाएगा, और उसका काम क्या रहेगा? देखिए, आपका पहला सवाल कि आम आदमी के लिए क्या रहेगा। मौसम विभाग की जानकारी अपन सुनते हैं जी, आम आदमी को कैसे इंपैक्ट करता है, कहाँ बारिश आ रही है, कहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होगी, कहाँ तूफान चलेंगे, ये आम आदमी को इंपैक्ट करता है। अब इसको एक बड़े स्केल पे ले लीजिए, धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आने वाले समय में हजारों सैटेलाइट्स होंगी, और वो जो सैटेलाइट्स है वो टेक्नोलॉजी को हर एक इंसान तक पहुंचाएंगी। वो सैटेलाइट्स हर एक सेक्टर में, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, रिमोट सेंसिंग हो, अर्थ ऑब्जर्वेशन हो, मतलब कुल मिला के पूरी जो अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हो रही हैं उनको कंट्रोल करेंगी। अब मेरे को स्पेस वेदर जानना है। स्पेस वेदर मतलब सूरज जो है वो धरती के पूरे सोलर सिस्टम के वेदर को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको जब गुस्सा आता है तो वो चीजें फेंकता है, फ्लेयर्स निकालता है। अब उसके पीछे एक बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एक बॉम्ब बनाया गया था। आप उस बॉम्ब को 1000 गुना पावरफुल कर लो, और वैसे आप हजारों बॉम्ब हर सेकंड फोड़ो, और आप उनको करोड़ों सालों तक फोड़ते रहो, क्या सिचुएशन होगी? ये नॉर्मल है, सन के लिए नॉर्मल है, ये हर दिन की काम है। अब इसको आप करोड़ गुना बढ़ा दो, वहां से जो निकलता है ना उसको फ्लेयर कहते हैं, वो है सोलर फ्लेयर। अगर वो सोलर फ्लेयर आ रहा है, अगर मुझे उसके बारे में पता चल जाए, मैं उसको कैटेगराइज कर सकूं, मैं उसका एक मॉडल बना सकूं कि कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इसके जो पेलोड्स हैं वो पेलोड सूरज को हर एक हिस्से में पढ़ेंगे, मतलब सूरज की पूरी डिस्क को पढ़ेंगे, उसको वो विजिबल रेंज में, अल्ट्रावायलेट में और एक्सरे में, मतलब जिस भी पॉसिबल कंडीशन में पढ़ सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इंफॉर्मेशन निकालेंगे। साथ में इसमें इन सिटू एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें ये जो है ये प्रोब ये फोल्डेड उसमें होगा और यहां पर अटैच्ड होगा। जब आदित्य पहुंच जाएगा अपनी ऑर्बिट में तो ये ओपन हो जाएगा, तकरीबन 6 मीटर लंबा प्रोब होगा। ये उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेगा, इसमें मैग्नेटोमीटर्स लगे हुए होंगे, उसको पढ़ेगा जी। तो ये जो सारे पेलोड्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो आपका सवाल था ना कि आम जनता को कैसे इसका इंपैक्ट रहेगा। इसका इंपैक्ट ऐसे रहेगा कि जिस तरीके से मुझे एक टेक्नोलॉजी ने पूरी एक तरीके से ना, एक सप्लाई चेन वाली बात है ना, एक डिमांड है, एक सप्लाई, और मैं उसके मतलब साधारण शब्दों में कहूं तो सूर्य पे होने वाली जो गतिविधियां हैं उसकी पूर्व जानकारियां हमारे पास रहेंगी और हम उसके हिसाब से खुद को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, चलिए, और उसका असर जो हमारे ऊपर पड़ेगा उस असर को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। खैर, मैं सहारे सर का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अब आती है सर बात फ्लेयर्स की, जिनकी तरफ इशारा किया मनीष जी ने। अब ये फ्लेयर्स हमें कैसे इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि इन फ्लेयर्स के बारे में कहा जाता है कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, हमारा जो पूरा का पूरा सैटेलाइट्स चल रहे हैं उसको प्रभावित करती हैं। ये जिसको हम फ्लेयर्स कहते हैं, तो उसका हम समुन्द्र में जो बहुत ऊंची लहरें उठती है, इस तरह के इससे हम इसका एक, मान लीजिए सुनामी आ रही है, जापान में सुनामी आई तो क्या हुआ, तो इस तरह का ये आग की सुनामी वहां पर जब आ रही है और वहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं और इस तरह की रिएक्शंस वहां पर हो रही है, तो उसका सभी मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं, रेडिएशन आ रहा है, वो सभी पर उसका इफेक्ट होगा। और हम अभी ये कहते हैं कि CO2 ज्यादा होने से जो आपका होल और उसमें से यूवी किरण और बाकी के आस, तो इस तरह का यदि फ्लक्स उसका ज्यादा होता है तो हमारे इसमें रेडिएशन भी ज्यादा होगा। हम यहाँ पर पृथ्वी पर जो जिंदा है वो इस वजह से है कि हमारे ऊपर जो आवरण है, ये वातावरण जिसको कहते हैं, वेदर जो लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स यहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं, तो इनकी वजह से जो पार्टिकल्स वहां पर आते हैं वो पहले इनसे इंटरैक्ट करते हैं, उस वजह से वो इंटरैक्शन वहां पर होने से वो खत्म होते हैं और हम तक नहीं आ पाते हैं, और इस रेडिएशन फिर कम होने से हम यहाँ पर जिंदा है।
यदि इस तरह का वहां पर फ्लेयर्स होंगे, वहां पर तूफान आएगा, तो इसका रेडिएशन थोड़ा बढ़ने से भी हम पर इफेक्ट हो सकता है, धरती पर इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए उसकी स्टडी करनी बहुत जरूरी है और इसीलिए हम ये आदित्य L1 मिशन भी वहां पर भेज रहे हैं। तो यानी कि बहुत सारी उपयोगिता इसकी आम आदमी के लिए भी है, उसके जीवन से सीधा उसका कनेक्शन है और आने वाले समय में वो कम प्रभावित हो सूर्य पे होने वाली गतिविधियों की वजह से, इसलिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। मैं सीधे यहाँ पर सुप्रियो सर का रुख करूंगा। सर, आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि जिस तरीके से चंद्रयान ने उड़ान भरी और उसके बाद वो ऐसे घूमते हुए अपनी कक्षा तक पहुंचा, अपने मिशन तक पहुंचा, अपनी मंजिल तक पहुंचा, क्या इसकी भी ट्रैजेक्टरी वैसी ही रहेगी या इसका जो मूवमेंट होगा वो कुछ अलग होगा चंद्रयान से? इनका अलग है जी। ये सैटेलाइट का नाम है PSLV C57 जी, जो रॉकेट है हमारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। C57 रॉकेट है, वेरिएंट है 57 से। पोलर मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में ये मूव करेगा जी। आफ्टर द इग्नाइशन ये ऊपर जाके फिर नॉर्थ से साउथ मूव होगा इन सर्कुलर ऑर्बिट। ग्रेजुअली इनका ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल प्रोपेल करेगा L1 पॉइंट एंड वहां जाके फिर वो बैलेंस करेगा दोनों ग्रेविटेशन फोर्स जो है सन के एंड अर्थ के एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, तीनों मिलके बैलेंस होके वो हेलो ऑर्बिट में मूव होगा। वो हेलो ऑर्बिट में काफी कम फ्यूल से मूव होगा जी। तो इससे इसकी लॉन्गेविटी भी बढ़ जाएगी, लाइफ भी इसकी बढ़ेगी। हाँ, लाइफ 5 साल के लिए कम करने की उम्मीद है, बट फ्यूल कॉस्ट बिल्कुल 0 के बराबर है जी। एंड जो चंद्रयान था वो इक्वेटोरियल प्लेन पे था, वो जाके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसे करके मींस वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंड ये वर्टिकल, मतलब चंद्रयान ऐसे घूमा था। हाँ, ये ऐसे घूमेगा। हाँ। चलिए, मैं आखिरी सवाल मनीष जी आपसे, 5 साल लाइफ एक्सपेक्टेड है इसकी, लेकिन इसरो का जो पूरा हिस्ट्री रही है तो इसरो की जो है संजीवनी देकर भेजता है अपने सारे मिशंस को, अपने सारे रॉकेट्स को, तो वो लाइफ बढ़ जाती है, तो इसकी भी लाइफ बढ़ेगी। देखिए, ऐसा है कि इसरो को कहा जाता है ना फ्रूगल मिशन करता है, तो हम एक फ्रूगल स्पेस एजेंसी हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा डिलीवर करते हैं। 7 साल का मिशन होता है, इंटेलिजेंट फ्यूल यूजेस करते हैं, 12-13 साल चला लेते हैं। अभी एग्जाम्पल अपने सामने है, जो चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसके लिए बोला जा रहा था 6-7 महीने ऑर्बिट में रहेगा। हमने इतना फ्यूल बचा लिया कि सालों साल चलेगा। 5 साल अगर इसरो बोल रहा है जी तो ये चलेगा जी, और 4-5 गुना ज्यादा चल सकता है। चलिए, यही हम शुभकामनाएं देते हैं इसरो को, उन तमाम वैज्ञानिकों को जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब इंतजार कल का है जब हमारा आदित्य L1 अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा और सूर्य की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।